नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश कंपनी के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछले के वीडियो में हमने डच कंपनी, इसके अलावा हमने पुर्तगाली कंपनियों पर चर्चा की है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन हमको आज पढ़ना है अंग्रेजों का भारत में आगमन और उनका विस्तार कैसे कैसे हुआ, क्योंकि अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी ही वह कंपनी है जो 1947 तक भारत पर क्या करेगी, राज करेगी। और 1947 के बाद हमारा देश क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो इस कंपनी के संबंध में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तव में जो ब्रिटिश कंपनी हम जिसे नाम देते हैं वो कैसी कंपनी थी। क्या वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी या देश में शासन करने के उद्देश्य से। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये कंपनी भारत क्यों आई थी। तो इसके पीछे यदि हम रीजन देखें तो ये वही रीजन है जैसे डच कंपनी और पुर्तगाली कंपनी के संबंध में था। ये कंपनियां भी भारत से व्यापार करके लाभ कमाने के उद्देश्य से आई थी। तो भारत आने का इनका मूल उद्देश्य मेनली था व्यापार करना, उस व्यापार से यहाँ पर लाभ कमाना। ठीक है। तो जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, बेरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी जो थी, ठीक, तो उन कंपनियों का नाम था। तो इस कंपनियों का या अंग्रेजी या ब्रिटिश कंपनी जो आई भारत, उसका नाम क्या था। इसका नाम यदि हम लोग देखें, इसको कहते हैं द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। अर्थात पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई व्यापारियों और गवर्नर की या प्रशासक की एक कंपनी। अब ये कंपनी बनती है 1599 में। ठीक, इस 1599 जब ये कंपनी बनती है तो उस समय जो ब्रिटेन में और भारत में जो परिस्थिति होती है, तो ब्रिटेन में वहां पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन होता है और उस समय भारत में जो शासन होता है केंद्रीय स्तर पर, वो होता है अकबर का। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर ब्रिटेन की किसके समकालीन था। तो यहां पर महारानी एलिजाबेथ जो होती है उनके क्या कहते हैं, ये समकालीन रहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब अंग्रेजों की कंपनी बनी तो उस समय भारत में किसका शासन था। तो भारत में अकबर का शासन था। अब इसी महारानी एलिजाबेथ ने इसे 31 दिसंबर 1600 में इस कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने पंद्रह वर्ष की क्या दे दी, आज्ञा पत्र, या इसी को बोलते हैं चार्टर। कहा जाता है कि कंपनी को 15 वर्षों के लिए शासन करने का जो अधिकार पत्र है या जो चार्टर है वो किसने जारी किया, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर अब शासन है अकबर का और यहां ब्रिटेन में शासन है महारानी एलिजाबेथ प्रथम का। ये जो महारानी एलिजाबेथ है, ये 1603 में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर जो अकबर का शासन है ये 1605 में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो जो शासक बनेंगे उन्हें
ये जो शासक बनेंगे वो होंगे जहांगीर। ठीक, अब यहां पर 1603 में जब मृत्यु हुई एलिजाबेथ प्रथम की, तो इनका जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। और ये जेम्स प्रथम जो था, जो उत्तराधिकारी इनका बना, तो इसने क्या किया कि जब ये शासन जब ये बन गया, सत्ता में आ गया, तो इसने अपने दूत को भारत भेजना क्या किया, स्टार्ट किया, या भारत भेजने के लिए अपने दूत नियुक्त किए। और यहां पर शासक जो था उस टाइम भारत में वो था जहांगीर। लेकिन जब जेम्स प्रथम ने अपना दूत भेजना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले इसने 1608 में ठीक एक दूत भेजा जिसको बोलते हैं हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस इनका नाम था। और कैप्टन हॉकिंस को इन्होंने एक पत्र देकर भेजा था जो कि अकबर के नाम का था। क्योंकि अभी तक जेम्स प्रथम को यह जानकारी नहीं थी कि भारत में अकबर का क्या हो गया है, निधन हो गया है, तो इन्होंने जो पत्र भेजा था वो अकबर के नाम का था। लेकिन यहां पर शासन किसका हो गया, जहांगीर। तो जब 1608 में हॉकिंस पहुंचा भारत, तो यह हेक्टर नामक जहाज से आया था। उसके जहाज का नाम क्या था, हेक्टर था। ये जो हॉकिंस था ये 2-3 चीजों में मतलब निपुण था। जैसे यह तुर्की बोल लेता था, दूसरा ये फारसी बोल लेता था, और इनके साथ साथ ये अंग्रेज था, तो अंग्रेजी तो बोल ही लेता था। तो इसके भारत भेजने का मूल कारण जो था वो इसको फारसी का जानना, ताकि ये भारत जाकर के जो अकबर है उनके दरबार में क्या कर सके, वार्तालाप कर सके और उनसे व्यापार की अनुमति प्राप्त कर सके। ये मेन उद्देश्य था किसका, जेम्स प्रथम का। और इसीलिए उन्होंने किसको भेजा, हॉकिंस को भेजा। अब जब ये हॉकिंस यहां पर आया तो 1609 में ये आगरा में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1609 में आगरा में जाकर के जहांगीर के दरबार में पहुंच गया और जहांगीर से इसने व्यापार की अनुमति मांगी। चलो ये 1608 समझिएगा। व्यापार की इसने क्या मांगी, अनुमति मांगी। और जब व्यापार की अनुमति मांगी तो जहांगीर जो था इसने इसको सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने, ठीक है, 400 का मनसब और जागीर प्रदान करने की बात की। ठीक है, ये मनसब जो होता था, मतलब आप लोग जान रहे होंगे मनसब दारी प्रथा जो अकबर ने चालू की थी। ठीक है, मनसब का मतलब जैसे 1000 तक के मनसब होते थे। इस मनसब का मतलब होता था कि यदि किसी को मनसब प्रदान की गई है तो इस मनसब के बदले वो राजा को क्या दिया करता था, सर्विस प्रोवाइड किया करता था। राजा जो होता था उसको सेवाएं देता था। मतलब मनसब एक तरह का मान लेते हैं, किसी को तनख्वाह देना है तो वो बदले में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, किसके लिए, राजा के लिए। तो इसको बोलते थे मनसबदारी। ठीक है, उसी तरीके से जागीर प्रथा, जागीर प्रथा का मतलब है, अब मान लेते हैं कि उसको मनसब नहीं दिया जा रहा है तो हम उसको कहते थे कि मान लो तुमको इस पद पर बैठा दिया जा रहा है और तुम्हें इस गांव से लगान वसूलने का, इस क्षेत्र से लगान वसूलने का, तो इस तरीके से उसको क्या दिया जाता था, जागीर। तो इसको जागीर देने की बात की गई। लेकिन अब बात हो रही है 1608 की, तो यहां पर अभी है पुर्तगाली लोग भी मौजूद हैं।
ये जो पुर्तगाली थे उन्होंने इस सभी बातों का क्या किया, विरोध किया। और विरोध करने के कारण ये जो चीजें दे रहे थे, जहां किसको दे रहे थे, हॉकिंस को दे रहे थे या कंपनी को जो दे रहे थे, उसको क्या कर दिया गया, उन्होंने समाप्त कर दिया। तो किसके विरोध के कारण समाप्त किया, तो पुर्तगालियों के विरोध के कारण इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसी वजह से ये जो कंपनी के द्वारा जो व्यापार करने की अनुमति मिल रही थी, कहां पर, सूरत में, वो बाद में जाकर के 1613 में क्या होगा, ये कंप्लीट होगा और स्थायी रूप से यह क्या बन पाएगा, यहाँ कोठी बन पाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां पर बनाई थी, तो हमको आंसर लेना है कि प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर बनी थी, सूरत में बनाई गई थी। हालांकि इसका काम जो है 1608 से क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन विरोध के कारण इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो 1613 में जाकर के क्या होती है, स्थायी रूप से बन पाती है। और इसी वजह से ये माना जाता है कि 1608 में सूरत में कहां पर बनाई थी, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। कोठी या फैक्ट्री वही है, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है। अब इसके बाद जब बात आती है 1613 की, इसके बाद फिर ये तो पहला दूत था जो कैप्टन हॉकिंस के रूप में आया था। जो दूत आया वो था 1611 में, मिडिल्टन नाम का एक व्यक्ति आया। 1611 में एक मिडिल्टन दूत था, ये भी किसका था, जेम्स प्रथम का दूत था। ये भारत आया था और इसने कुछ क्षेत्र में व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली, व्यापार की इसको अनुमति मिल गई थी। इसके अलावा 1611 की अगर घटना देखें तो एक घटना और है जिसमें 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कंपनी या दूसरी व्यापारिक कोठी बनाई। ये मसूलीपट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक। और यहीं पर 1611 में एक और चीज याद रखनी है, जो है स्वाली का युद्ध। ये स्वाली का जो युद्ध हुआ था वो बेसिकली हुआ था पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच। और इसमें अंग्रेज जो थे वो विजयी हुए थे, या अंग्रेज जो है वो जीत गए थे। और इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो था थॉमस बेस्ट। ये जो कैप्टन था थॉमस बेस्ट, इसने ही क्या किया था, स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया था। और इस स्वाली के युद्ध का, ये स्वाली नामक जो स्थान है ये है गुजरात के पास, गुजरात में सूरत के पास। कहने का मतलब यह है कि स्वाली के युद्ध में इन्होंने क्या कर लिया, पुर्तगालियों को हरा दिया और पुर्तगालियों से क्या हो गया इनका, अब पुर्तगाली इनके कंपटीशन में नहीं आए। क्योंकि पहले बार जब आए थे तो पुर्तगालियों ने इनका विरोध किया था, लेकिन बाद में जब 1611 में स्वाली का युद्ध हुआ और इस स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, तो पुर्तगाली जो कंपटीशन था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद एक अन्य दूत का नाम आता है, तो यहां पर देखिए कैप्टन हॉकिंस आया 1608 में, हॉकिंस 1611 में मिडिल्टन, ठीक। अब इसके बाद 1615 में एक और आते हैं जिनका नाम होता है टॉमस रो। और टॉमस रो जब भारत आते हैं तो ये
इनको कुछ क्षेत्रों पर व्यापार करने की अनुमति मिली थी। इसको मुगल क्षेत्रों पर व्यापार की अनुमति मिल जाती है। तो यदि हमको दूतों को याद रखना है तो हमको एक याद रखना पड़ेगा ट्रिक के रूप में, HMP। H से 1608 में याद रखेंगे हॉकिंस, M से याद रखेंगे 1611 में मिडिल्टन, और 1615 में याद रखेंगे हम लोग क्या, थॉमस रोको। आशा करता हूं यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। बाद हमने जनरली ये सुना है कि भारत में अंग्रेजों ने जो शासन किया वो मूलतः 3 स्थानों या 3 प्रेसिडेंसी के रूप में हमको नजर आते हैं। तो पहला जो प्रेसिडेंसी है यहां पर, उसको हम कह देते हैं बंबई। एक प्रेसिडेंसी यहां पर बनती है जिसको हम कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक जो होता है इसको हम कहते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक, और कलकत्ता ही पहली प्रेसिडेंसी थी इनकी, ब्रिटिशों की, तो ये हम जानते हैं। अब इन पर नियंत्रण अंग्रेजों ने कैसे स्थापित किया इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मद्रास पर होता है, फिर बंबई पर, और तीसरे नंबर पर आता है कोलकाता। लेकिन प्रेसिडेंसी सबसे पहले किसको बनाते हैं, कलकत्ता। पहले हालांकि मद्रास क्षेत्र पर कब्जा हो गया है, बंबई पर कब्जा हो गया है, लेकिन प्रेसिडेंसी सबसे पहले बनाएंगे किसको, कलकत्ता को। इसी के संबंध में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो मद्रास पर नियंत्रण कैसे किया, तो मद्रास के संबंध में समझेंगे। 1632 में गोलकुंडा शासक, गोलकुंडा के जो शासक होते हैं, ये गोलकुंडा के शासक, ये बेसिकली गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद के निकट आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां के शासक जो थे, गोलकुंडा के शासक, इन्होंने एक सुनहरा फरमान जारी किया, और इस सुनहरे फरमान में उन्होंने कहा, अंग्रेजों को मूलतः आमंत्रण दिया। आमंत्रण किस चीज का, कि आप 500 पैगोडा वार्षिक देकर के यहां से कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक, ये पहली चीज थी। फिर जब ये चीजें हो गई तो और इसी के आसपास यहां पर मसूली पत्तनम, जहां पर 1611 में उन्होंने क्या कर लिया था, अपनी 1611 में दूसरी व्यापारिक कोठी बनाई थी। अब चूंकि यहां पर समझिएगा, यहीं पर मसूलीपत्तनम है, और इसी मसूलीपत्तनम में पुर्तगाली और डचों का भी क्या है, मतलब डचों का यहाँ पर क्या था, व्यापारिक कोठी थी, जिसकी उन्होंने यहाँ पुलिकट में क्या की थी, किलेबंदी की थी, और गोल्ड्रिया फोर्ट बनाया था। तो यहीं पर अब जब क्या पहुंची, अंग्रेजी कंपनी आई, तो इनको भी अब इसको क्या करने की जरूरत पड़ी, किलेबंदी करने की जरूरत पड़ी। तो बाद में 1639 में, ठीक है, चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे अंग्रेजों ने मद्रास पट्टे कर लिया। मद्रास को पट्टे पर लिया, और यहां पर समझिएगा, जो पट्टे पर लेना है, पट्टे पर मतलब लीज पर, बहुत ही कम खर्च में, जैसे यदि आपको मकान किराए पे ले रहे हैं और पट्टे भी यदि प्राप्त करते हैं, तो आपको दिया जाएगा कि इसको 30 वर्षों के लिए दिया जा रहा है या 10 वर्षों के लिए, और उसके बदले में आपको उतने वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, एक राशि जमा करनी पड़ेगी। उसी तरीके से एक राशि जमा करके
मद्रास को क्या ले लिया, पट्टे पर ले लिया। और चूंकि इसी मद्रास के आसपास अन्य कंपनियां थी, उनसे जो कंपटीशन की भावना थी, जिसकी वजह से मद्रास में इन्होंने क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। ठीक। और जो चंद्रगिरी के राजा से जिसने पट्टे पर इसको लिया था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था फ्रांसिस डे। और इसी फ्रांसिस डे ने यहां पर किलेबंदी करके इसका नाम रख दिया सेंट फोर्ट जॉर्ज। तो मद्रास में जो किलेबंदी हुई उसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। और इस तरीके से जो मद्रास था उस पर अंग्रेजों का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। यहाँ इसके बाद आता है कि बंबई पर कैसे अधिकार किया। बंबई पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि यूरोप में एक घटना हुई। इस यूरोप में 1661 में जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा, इस कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह हो गया ब्रिटेन के राजकुमार जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। तो कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ। ठीक। तो इस समय जो पुर्तगाल था उसके पास ये बंबई का कुछ क्षेत्र था। तो इन्होंने इस बंबई के इस क्षेत्र को इस चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप बंबई का क्षेत्र इनको दे दिया। तो किसको मिला, ये ब्रिटेन के राजा को मिला, चार्ल्स द्वितीय को, किसके रूप में, दहेज के रूप में। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने देखा कि 1668 में इन्होंने इस बंबई को कंपनी को दे दिया। ठीक है। और कंपनी को जब दिया गया तो इस कंपनी ने, यहां पर जो कंपनी थी ब्रिटेन की कंपनी, इस कंपनी ने इस पर क्या कर दिया, बंबई बंदरगाह बनाया और किलेबंदी या फैक्ट्री लगाई। तो यहां पर जिसने बंबई को बसाया, बंदरगाह बनाया या किला बनाया, उसका नाम था गेराल्ड ओंगियार। याद रखेंगे। इस तरीके से 1668 में बंबई भी किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक। अब यहां पर समझिएगा, ये तो हो गया बंबई की बात। अब तीसरा जो आता है उसका नाम है कलकत्ता। इस कलकत्ता क्षेत्र में सबसे पहले ये समझेंगे कि 1651 में हुगली वाला जो क्षेत्र है, कासिम बाजार और यहीं पर पटना का जो क्षेत्र है, इस पर अंग्रेजों ने व्यापार करना क्या किया, प्रारंभ किया। 1651 इसी दौरान, मतलब कुछ दिनों के बाद 1658 के दौर में, मतलब 1658 जब आया तो उस समय जो था, अब जहांगीर की जगह पर किसका शासन हो गया, अब औरंगजेब का शासन हो गया। केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में आ गई, औरंगजेब का। और इस औरंगजेब ने 1680 में एक कर लगाया जिसका नाम था जजिया कर। और जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। गैर मुस्लिमों से लेने वाला कर था। तो यह कर कंपनी पर भी लगाया गया। अब जब कंपनी पर यह कर लगा तो कंपनी के लोग ने इसका क्या किया,
विरोध किया और इन्होंने 1686 में हुगली के आसपास के क्षेत्रों में क्या किया, विद्रोह किया और इस विद्रोह के फलस्वरूप उनकी मुगल सेना से लड़ाई हुई। अब जब मुगल सेना से इनकी लड़ाई हुई तो ये बात जो है वो औरंगजेब तक पहुंची। तो औरंगजेब ने इसके विरुद्ध क्या भेजी, मुगल सेना भेजी और मुगल सेना ने इनको हुगली, कासिम बाजार, पटना और यहां तक कि मसूलीपट्टनम, इन सब जगह से क्या कर दिया, भगा दिया। और भगाने के फलस्वरूप अंग्रेज जो थे ये जाकर के फुल्टा द्वीप पर, एक द्वीप है ये इसी के आसपास यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर जाकर के क्या लेते हैं, फुल्टा द्वीप में ये क्या ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं। और इस सब में जो हुगली के आसपास विद्रोह हुआ, यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो था सर जॉन चाइल्ड, ठीक, याद रखेंगे, सर जॉन चाइल्ड जो थे वो इसमें प्रमुख हिस्सेदार थे। तो 1686 में इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया और चाइल्ड जो था वो इसका प्रमुख जिम्मेदार था। बाद में इस चाइल्ड की जगह पर, चाइल्ड ने जब ऐसा काम किया और जाकर के फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी, तब चाइल्ड की जगह पर एक व्यक्ति थे जॉब चारनाक। इस जॉब चारनाक ये पहुंच गए किसके पास, औरंगजेब के पास। और औरंगजेब से इन्होंने कहा कि जो चाइल्ड है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, ब्रिटिशों ने जो भी काम किया है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और क्षमा के बदले औरंगजेब ने कहा कि आप 1.5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में क्या कीजिए, हमको दीजिए। और जब आप हर्जाने के रूप में हमको देंगे तब हम हुगली, कासिम बाजार, पटना, मसूलीपट्टनम, जहां जहां आप व्यापार कर रहे थे वहां पर हम आपको रहने देंगे, ठीक। तो ये बात स्वीकार कर ली गई और कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का हर्जाना भरा, औरंगजेब को दिया। और इसके बदले में जॉब चारनाक को फिर से क्या हुई, हुगली, कासिम बाजार, पटना, मसूलीपट्टनम, ये क्षेत्र अंग्रेजों को पुनः व्यापार के लिए खोल दिए गए। लेकिन बाद में इसी जॉब चारनाक में जो यहाँ कलकत्ता वाले क्षेत्र में जो राजा थे, सूबे जमींदार समझ लीजिए, उसका नाम था अजीम उसान। इस अजीम उसान से 3 गांव, गोविंदपुर, दूसरा था सुतानती और तीसरा कलिकाता, जो गांव था इसकी जमींदारी ली। और इन तीनों को मिला करके क्या बना दिया, फोर्ट विलियम किला बना दिया। तो जॉब चारनाक में फोर्ट विलियम किला की स्थापना कहां पर की, तो वो की थी कलकत्ता में, ठीक। और यही वाला जो था, इन तीनों को मिलाकर के जो बना वही है कलकत्ता वर्तमान समय में, ठीक। और इसी कलकत्ता को 1700 में क्या बना दिया गया, प्रथम प्रेसिडेंसी नगर। तो ब्रिटिशों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर यदि बात की जाए तो वो थी कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है। जॉब चारनाक में ली, किससे ली, अजीम उसान से। कौन कौन से गांव, गोविंदपुर, सूतानती और कलिकाता। और इन सबको मिलाकर के क्या बनाया गया, कलकत्ता, जिसे फोर्ट विलियम किला, जिस पर फोर्ट विलियम किले में जो प्रथम प्रेसिडेंट बैठा उसका नाम था चार्ल्स आयर, ठीक। यहां तक की कहानी याद रखेंगे
कि कलकत्ता पर कैसे अधिकार हुआ, मद्रास पर कैसे अधिकार हुआ और बंबई पर कैसे अधिकार हुआ। ठीक, इसके बाद समझिएगा कि 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु होने के कारण एक अंग्रेज जो अंग्रेज थे जिन्होंने औरंगजेब से क्या मांगी थी, माफी मांगी थी, अब उनकी नीति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, अब ये देखते हैं कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आ रहे हैं वो क्या हैं, कमजोर हैं। तो यह राजनीतिक रूप से क्या होने की कोशिश करते हैं, सक्षम होने की कोशिश करते हैं और सीधे किसी भी चीज में भाग ना लेकर के पीछे से उस पर लग जाते हैं किसी भी चीज में, ताकि उनका लाभ जो है वो किसको मिले, अंग्रेजों को मिले। और इसी क्रम में 1713 में औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में फर्रुखसियार ये जो है ये राजा बनता है या शासक बनता है। और जब ये फर्रुखसियार शासक बनता है तो ये जो होता है बीमारी से ग्रसित होता है। इसको एक प्रकार का क्या समझ लीजिए कि फोड़ा हो जाया रहता है या इसको सर्जरी की आवश्यकता होती है, समझ लीजिए। ठीक, तो 1715 में एक जैसे दूध भेजने की परंपरा थी उसी तरीके से अंग्रेज जो शासन था या अंग्रेज या ब्रिटेन में जो शासन था उनके द्वारा एक टुकड़ी भेजी जाती है 3 सदस्यों की। इन 3 सदस्यों में 3 लोग थे। ठीक, यहां तक समझ लीजिए। 1713 में जब फर्रुखसियार शासक बनता है, वो बीमार होता है, उस पर क्या बनता है, फोड़ा होता है उसको, तो वहां पर 3 सदस्यों की एक टीम जो होती है, इनको पता चलता होगा कि 1715 में क्या होते हैं, अंग्रेज जो हैं 3 सदस्यीय टीम भेज देते हैं। ठीक है, तो ये जो नेतृत्व करता है इसके होते हैं सर जॉन सरमन। ठीक, और इनके साथ आता है व्यक्ति विलियम हेलमिटन। ठीक, और ये विलियम हेलमिटन जो होता है ये होता है सर्जन, और इनके साथ एक और व्यक्ति होता है सैफुद्दीन, और ये सैफुद्दीन जो होता है वो ट्रांसलेटर होता है। मतलब ये फारसी भी जानता है और अंग्रेजी भी। ठीक, तो ये बीच में बात कराने वाला होता है। तो विलियम हेलमिटन जो होता है ये फर्रुखसियार की क्या कर देता है, सर्जरी कर देता है। और फर्रुखसियार की जब सर्जरी करता है तो फर्रुखसियार की बीमारी क्या हो जाती है, ठीक, और बदले में यह इनको एक फरमान जारी कर देता है। फरमान या अधिकार। इस अधिकार में क्या था, पहली चीज थी 3000 रुपए वार्षिक देने पर बंगाल में कर मुक्त व्यापार। ठीक, दूसरी 10,000 रुपए वार्षिक देने पर सूरत में कर मुक्त व्यापार। और एक तीसरी चीज जो होती है, 3000 रुपए वार्षिक देकर के बंगाल में कर मुक्त व्यापार, 10,000 रुपए वार्षिक देकर के सूरत में
कर मुक्त व्यापार। और इसके अलावा बंबई में अंग्रेज जो सिक्का ढाला करते थे, इन सिक्कों को समस्त मुगल बाजार या मुगल क्षेत्रों में चलाने की अनुमति दे देते हैं। और इसीलिए इस फरमान को ओम्स नाम के विद्वान जो है इसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजों को यह फरमान मिला, यहां पर बंबई मिल गया, यहां मद्रास मिल गया, यहां कलकत्ता मिल गया। अब देखिए कि तीनों सेंटर जो हैं बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं और इनके बीच देखेंगे तो हम अंग्रेज यहीं से अब क्या करते हैं, शासन करते हैं। और बाद में देखेंगे कि ये कलकत्ता जो है, ठीक है, वो उनकी राजधानी भी बनती है। और इस क्षेत्र से फिर क्या करते हैं, वो सारी चीजों को ऑपरेट करते हैं और भारत को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी रूपों से अक्षम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, और इस तरीके से हम देखेंगे कि 1947 तक ये जो है भारत पर राज करते हैं अपनी इसी चालाकी से, या बोल सकते हैं कि इनकी कूटनीति से वो क्या करते हैं, भारत में अपना शासन जमा लेते हैं। ठीक, हालांकि बाद में जब बंगाल में इनका शासन स्थापित होगा तो वहां से इनकी राजनीतिक लालसा जो है जगती है और वो वहां से व्यापार के जगह पर, व्यापार के साथ साथ राजनीति में सक्रिय रूप से नजर आते हैं। वो 1947 के होते तक हमको दिखाई देती है। ये कंपनी की पूरी जानकारी यहां तक हो गई है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखेंगे कि हमने पहले बात की 1599 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज कंपनी बनी, जिसको अधिकार पत्र दिया गया भारत के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अंग्रेज या ब्रिटिश शासन के द्वारा किस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो वो थी लीवेंट कंपनी। और ये लीवेंट कंपनी बनाई गई थी 1593 में। इसको अधिकार मिला था स्थलीय मार्ग से। भारत के साथ व्यापार करने का। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।